हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनदीप स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनदीप में। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम समय समय पर आपको कंटेंट उपलब्ध करवाते रहें। तो देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें मैत्रक, मौखिर, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त और गौड़ प्रमुख थे। मतलब गुप्त वंश का जब पतन हो गया तो उसके बाद कुछ वंशों का उदय हुआ। उनमें कौन से वंश थे? मैत्रिक, मौखिर, पुष्यभूति, परवर्ती, गौड़, ये प्रमुख थे। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। मतलब जो ये गुप्त वंश के बाद जो नए राजवंशों का उदय हुआ उनमें सबसे ज़्यादा साम्राज्य किसका था? पुष्यभूति वंश का साम्राज्य इनसे सबसे ज़्यादा था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। मतलब जो पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। इनकी राजधानी थानेसर थी, जो हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में वर्तमान में थानेसर थी। इनकी पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेसर। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्म तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था। प्रभाकर वर्धन जो था इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसे परम भट्टारक और महाधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की थी। मतलब जो प्रभाकर वर्धन था उसने कौन सी उपाधि धारण कर रखी थी? परम भट्टारक और महाधिराज जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। आगे देखिए, प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और यशवर्धन तथा एक अन्य पुत्री राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखिर राजा ग्रहवर्मन के साथ कर दिया गया। मतलब जो प्रभाकर वर्धन था उसकी पत्नी यशोमती थी। प्रभाकर वर्धन को कितने? 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे और एक पुत्री। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतान थी? 3। 2 पुत्र, 1 पुत्री। पुत्र कौन थे? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। पुत्री थी राज्यश्री। राज्यश्री का विवाह किसके साथ कर दिया गया था? कन्नौज के मौखिर राजा ग्रहवर्मन के साथ इसका विवाह कर दिया गया था। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। मतलब मालवा के शासक देवगुप्त ने क्या किया? जो हर्षवर्धन का जो जीजाजी थे ग्रहवर्मा, उनकी हत्या कर दी और उनकी बहन राज्यश्री को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। क्या हुआ? राज्यवर्धन ने जब देवगुप्त ने उनकी बहन को बंदी बना लिया तो इसके लिए राज्यवर्धन ने उनसे युद्ध करके राज्यवर्धन की तो हत्या कर दी। लेकिन जो राज्यवर्धन का मित्र देवगुप्त था उसने जो देवगुप्त का मित्र गौड़ नरेश शशांक था उसने धोखे से राज्यवर्धन की क्या कर दी? हत्या। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। जो शशांक था वो कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। उसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर या हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जब राज्यवर्धन की मृत्यु होगी तो 606 ईस्वी के अंदर 16 वर्ष की आयु के अंदर गद्दी पर कौन बैठा? थानेश्वर की पर हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? शिलादित्य भी कहा जाता है। इसे परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। जो इनके पिता ने परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी, ये भी किसने की? हर्षवर्धन ने धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा इसे अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष ने क्या किया? शशांक को पराजित करके किस पर अधिकार कर लिया? कन्नौज पर, और कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया। हर्ष और पुलकेशिन सेकंड के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ। इसमें हर्ष की पराजय हुई। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय जो था उसके बीच में नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर हर्ष की क्या हुई? पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। जो चीनी यात्री ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर भारत आया था। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, नीति का पंडित कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एक बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। जो यह ह्वेनसांग है ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और एक बौद्ध ग्रंथ संग्रह के उद्देश्य से भारत आया था। 641 ईस्वी में अपने दूत
चीन भेजे तथा 643 एवं 45 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्षवर्धन ने 641 में अपने दूत चीन भेजे थे। मतलब हर्षवर्धन ने तो 641 में अपने जो दूत थे वे चीन भेजे, लेकिन 643 और 665 के अंदर 2 चीनी दूत हर्षवर्धन के दरबार में भी आए। हर्ष ने कश्मीरी शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। मतलब जो हर्षवर्धन था उसने कश्मीर के शासक से बुद्ध के जो दंत अवशेष थे उनको बलपूर्वक प्राप्त किया। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के न्याय उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष अपने कुल देवता शिव का परम भगत था। चीनी यात्री मतलब क्या था, हर्षवर्धन के जो पूर्वज थे, जो उनके पिता थे प्रभाकर वर्धन या उसके भाई थे, वे किस धर्म को मानते थे, वे शिव के परम भगत थे। स्टार्टिंग के अंदर तो हर्षवर्धन भी शिव का परम भगत, अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था, लेकिन जब वह चीनी यात्री ह्यूनसांग से मिला तो उसके बाद वह क्या किया, उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान कर दिया, पूर्णतः बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख प्रधान केंद्र था। जो हर्षवर्धन के समय में क्या था, नालंदा जो महाविहार है वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। ह्यूनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। क्या था, हर्षवर्धन के समय में प्रत्येक 5वें वर्ष का एक समारोह आयोजित किया जाता। प्रयाग में मतलब जो प्रयाग है उसके अंदर प्रत्येक 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। जिसे क्या कहते थे, महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्यूनसांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ। आगे देखिए, हर्ष बाणभट्ट के दरबारी कवि थे। हर्ष जो बाणभट्ट था वो हर्षवर्धन का क्या था, दरबारी कवि था। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबनी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु कौन थे, बर्चू। क्या थे, कौन थे, बर्चू बाणभट्ट के गुरु थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की रचना क्या है, कादंबरी और हर्षचरित्र। और बाणभट्ट के गुरु कौन थे, बर्चू। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की है। क्या है, जब प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नामक 3 जो संस्कृत के नाटक हैं उनकी रचना किसने की है, हर्षवर्धन ने। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उनके नाम से 3 नाटक लिखे। ऐसा माना जाता है कि जो धावक नामक कवि थे उन्होंने हर्ष से पुरस्कार लेकर इन 3 नाटकों को लिखा था। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन न तो वह कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक था। हर्षवर्धन जो उसको भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वो ऐसा नहीं था, ना तो वो कट्टर हिंदू था और न ही पूरे भारत का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। मतलब जो हर्ष के अधीन जो शासक होते थे उन्हें क्या कहते थे, महाराज या महासामंत कहते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। मतलब हर्ष के जो मंत्री परिषद के अंदर मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। मतलब क्या था, प्रशासनिक सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को क्या कहते थे, भुक्ति कहते थे। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। आगे क्या है, भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय जिसका प्रधान विषयपति था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसीलें होती थी। ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम प्रशासन का प्रधान किसे कहा जाता था, ग्राम सपक टिलिक को क्या कहा जाता था, ग्राम प्रशासन का जो प्रधान होता था उसे ग्रामा सप टिलिक कहा जाता था। और पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंड पाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी थे। क्या था, जो पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता था, डांड पाशिक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी थे। अशोक सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। जो अशोक सेना के अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, वृहदेश्वर। पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, बलाधिकृत या महाबलाधिकृत।
आगे देखिए, हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। जो हर्ष चरित्र उसमें सिंचाई के साधन के रूप में किसका वर्ण मिलता है? तुला यंत्र, मतलब कि जल पंप का वर्ण मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय में जो मथुरा था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए क्या आया है? लोकपाल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये था हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। तो लगातार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए स्टडी विद मनदीप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।